नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 1 जो कि एक कविता है मातृभूमि, उसके बारे में पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले उसके कवि के बारे में जानते हैं। तो इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। तो चलिए अब हम इस कविता की व्याख्या को देखते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है। भारत के उत्तर में स्थित विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत को कवि ने ऐसे दर्शाया है मानो वह आकाश को चूम रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ इतरा रहा है। कवि ने भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम की महिमा का वर्णन किया है। इन नदियों का कलकल प्रवाह और उनकी जगमगाती छटा समस्त धरती पर एक अनुपम सुंदरता बिखेरती है। पर्वतीय झरनों की मधुर ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा को और अधिक भव्य बनाती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत की महानता और पवित्रता का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि अपने देश को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर इसका गौरव बढ़ाता है। यह वही भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया, जिसे वह अपनी माँ के समान पूज्य मानता है और जिससे उसका गहरा आत्मीय संबंध है। कवि आगे कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो इसकी प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। हरियाली से भरे हुए इन जंगलों और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट गूंजती रहती है, जिससे वातावरण आनंदमय और जीवंत प्रतीत होता है। भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन हर्षित हो उठता है। आगे हम देखते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। पहली पंक्ति में कवि भारत की हरी भरी प्रकृति का वर्णन करते हैं, जहाँ घने आम के बाग अपनी शीतल छाया प्रदान करते हैं। इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी में गान करती है, जिससे वातावरण संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद मल्य पवन कहते हैं दक्षिण से चलने वाली हवाओं को, प्रवाहित होती है, जो न केवल शरीर को शीतलता प्रदान करती है बल्कि मन को भी प्रसन्नता और स्फूर्ति से भर देती है। इसके बाद कवि अपने देश की धार्मिक और नैतिक महानता को रेखांकित करता है। भारत को धर्म भूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ धार्मिकता का केंद्र है। साथ ही इसे कर्म भूमि भी कहा गया है क्योंकि यह परिश्रम और वीरता का प्रतीक है। यही वह भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया और जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में सम्मान देते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई,
जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। और आखिर में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि इस भूमि की पवित्रता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यह वही देश है जहाँ भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि के साथ गीता का पावन ज्ञान संसार को प्रदान किया, जिससे मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का मार्गदर्शन मिला। यही वह भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी करुणा, अहिंसा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दया और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने अज्ञान के अंधकार में भटके हुए लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। अंत में कवि इस देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों कहकर इसकी अद्वितीय विशेषता को दर्शाते हैं। यह वही भूमि है जहाँ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए। वहीं यह अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुषों की जन्मस्थली भी रही है। कवि के अनुसार यही उनकी मातृभूमि है और यही उनकी जन्मभूमि है। यह देश केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जन्मभूमि, मातृभूमि के रूप में पूजनीय है। तो अब इस भाग में हमने इस कविता की व्याख्या की है। अगले भाग में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे।